बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में इंतहाई अहम मौजू के हवाले से मैं बात करूंगा। भारत, हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के हवाले से डर्टी गेम्स करता रहता है, लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर वार किया गया। ये वार 26 जुलाई को पाकिस्तान पर किया गया, लेकिन इस मरतबा भारत रंगे हाथों पकड़ा गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने गुज़श्ता रोज़ 27 जुलाई को जो बयान जारी किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें सामने रखे, बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपके सामने रख दूंगा इस वीडियो में। लेकिन इस तफसील पर आने से पहले जो गुज़श्ता वीडियो है उसकी कंटिन्यूएशन में आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी। पाकिस्तान में मौजूद थे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद। उनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, और दीगर मुलाकातें हुई। इसमें 3 से 4 जो इंतहाई अहम बातें हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और फिर भारत किस तरीके से पकड़ा गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर साजिश करते हुए मैं आपके सामने रख दूँगा। जो बुनियादी तौर पर 3 से 4 इंतहाई अहम चीज़ें हुई हैं इस दौरे में सऊदी वज़ीर ख़ारजा के, उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, माहौलियात और कल्चर, इन शोबाजात में अपने ताउन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के हवाले से एग्री किया है। इसके हवाले से तय पा गया। और इस दौरे के दौरान जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो पाकिस्तानी मुकीम है सऊदी अरब में, उन पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो सऊदी अरब से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने ट्विटर के ऊपर और मेरी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर यह सवाल किया था कि इस हवाले से ज़रूर बताएं कि सऊदी अरब के हवाले से जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में क्या हुआ। ये मामला बाकायदा जो है वो स्पेशली ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से सऊदी हुक्काम के सामने रखा गया, और इसका पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज़ इस इवेंट के हवाले से जारी की गई है, द वाइड रेंजिंग टॉक्स दैट वर हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, उसमें इसकी शमूलियत, इसका मकसद और मतलब वाज़े है कि ये मामला बड़ी शद्दोमद के साथ सऊदी हुक्काम के साथ उठाया गया है। अभी तक उसके हवाले से एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स आया है वो सामने नहीं है, लेकिन ये मामला बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से शद्दोमद के साथ टेकअप कर दिया गया है। उसके बाद जो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इसको एक्टिवेट करने के हवाले से आपको मालूम है कि 8 मई को ये बुनियादी तौर पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक याददाश्त का मुआहिदा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौरे सऊदी अरब के वक्त के मौका पर इसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए थे। अब इसके क़याम के हवाले से तमाम तफसीलात मुकम्मल कर ली गई हैं। ये हाईएस्ट फोरम होगा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात और इन तमाम शोबों में ताउन के हवाले से। ये कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है वो इसको हेड करेगी। इस पर 2 फोकल पर्सनस तैनात करने का फ़ैसला हुआ है, और बहुत जल्द एक अफसर की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में, जबकि एक अफसर की ज़िम्मेदारी जो है वो डेडिकेटेड लगा दी जाएगी सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारजा में। और ये जो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल है इसको हेड करेंगे सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, और पाकिस्तान में जो भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव होगा फ़िलवक्त ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसको हेड करेंगे। और अब यानी कि ये ऐन मुमकिन है कि इस सारे प्रोसेस के आखिर पर सऊदी जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा पाकिस्तान मुमकिन हो सकेगा। इसके हवाले से 2 इंतहाई अहम और बातें इस दौरे में हुई। एक तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसके हवाले से जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के सामने एक पूरा लेआउट रखा कि इस दौरे के दौरान के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं उसमें सरमायाकारी के जो मौक़े मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब को बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से ये दावत दे दी गई है कि वो आए और सी पैक का हिस्सा बने। सी पैक के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उनमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी जो है वो सऊदी अरब को करने की ऑफ़र कर दी गई है। और साथ ही इंतहाई अहम मामला और बहुत अच्छी खबर, विजन 2030। आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है उसके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि जो सऊदी अरब की मईशत है उसका दारोमदार तेल की आमदन से हटकर दीगर ज़राए पर शिफ्ट हो जाए। उसमें वो एक $500 बिलियन से ज़्यादा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है जो न्योम शहर का वो मुकम्मल करना चाह रहे हैं, और दीगर जो टूरिज़म समेत मुख्तलिफ मामलात हैं उनको बढ़ाकर सऊदी अरब की इकॉनमी जो है उसको इंडिपेंडेंट ऑफ ऑयल
इकॉनमी जो है वो करना चाहते हैं। उसके लिए विजन 2030 में तक जो है की तकमील के लिए सऊदी अरब को तकरीबन 1 करोड़ मुलाजमतें जो हैं वहाँ पर जन्म लेंगी, वो पैदा होंगी, तकरीबन 1 करोड़ मुलाजमतें। और उसमें पाकिस्तान ने ये मामला रखा सऊदी वज़ीर ख़ारजा के सामने कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सऊदी अरब गए थे तो ये तय हुआ था कि पाकिस्तान को एक मेजर चंक दिया जाएगा। तो फिर अब पाकिस्तान तैयार है अपने तौर पर और फुल तैयारी कर रहा है कि जो टेक्निकल और प्रोफेशनल लेबर है पाकिस्तान की उसको, और इसी तरह वाइट कॉलर जॉब्स के लिए पाकिस्तानियों को तरजीही बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, आईटी के शोबे में और दीगर शोबाजात में सऊदी अरब में रखा जाए। तो इंतहाई अहम ये दौरा रहा और अब इसके फॉलोअप में यकीनन आगे क्या होता है आने वाले दिनों में इसके हवाले से बात करता रहूँगा। अब आ जाते हैं उस मेन स्टोरी की तरफ जिसके हवाले से मैंने इस पर बात करनी थी, द डर्टी इंडियन गेम। भारत जो है वो इस किस्म की गेमें करता रहता है और इसके मकासद आपको याद होगा कि साल 2020 में बहुत चर्चा हुआ था, ये मामला आया था सामने EU डिसइंफो लैब। अब EU डिसइंफो लैब जो है वो वाज़े तौर पर बताती है कि भारत प्रोपेगेंडा गेम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरीके से करता है। बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं। यानी कि पहले क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लोगों को मालूम है कि EU डिसइंफो लैब क्या था। एक फ़ेक वेबसाइट्स का नेटवर्क बनाया गया था और कुछ NGOs INGOs जो हैं जो तकरीबन डेड हो चुकी थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिन्होंने सीज़ कर दिया था टू एग्जिस्ट, जिनकी मौजूदगी भी ख़त्म हो चुकी थी, उनको रिवाइव किया गया और फिर उनको रजिस्टर करवाया गया यूरोपियन पार्लियामेंट में और ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ काउंसिल है वहाँ पर, और फिर उनके ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करवाए जाते थे। उनको फिर उन फेक वेबसाइट्स के ज़रिए फैलाया जाता था, इंफॉर्मेशन को लॉन्डर किया जाता था किसी एक वेबसाइट के ऊपर, एक जाली जरीदे में ख़बर छापी जाती थी, उसको फिर एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI एक न्यूज़ एजेंसी है, भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसमें उसके ज़रिए जो है वो इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करवाई जाती थी भारत में। फिर भारतीय मीडिया उसको पिक करता था और पूरी दुनिया में ये साबित करने की कोशिश की जाती थी कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। और इवन ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे कि जब EU जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, उसका इजलास हो रहा होता था और उसमें जो रास्ते में जो जहाँ पर जिस रास्ते से गुजर कर उसके मेंबर्स जो है वो EU पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ NGOs के ज़रिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, ज़ाहिर है कि मसाइल तो हैं पाकिस्तान में बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह किसी भी दूसरे मुल्क में होते हैं, लेकिन उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यूरोपियन जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क, और फिर अंदर डिबेट चल रही होती थी तो जाहिर है कि उसमें मतलूबा नताइज भी किसी हद तक हासिल किए जाते थे। अब किया क्या है, इसी में चंद मिसालें आपको मालूम है कि भारत करता क्या है। मैं उसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि 26 जुलाई को ये सब कुछ करने का मकसद क्या था और 26 जुलाई को के बाद जो 27 जुलाई को ये सारा मामला रिप्रोड्यूस हुआ इंडियन न्यूज़पेपर्स में, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आपको मालूम है कि सन 2000 में जिस वक्त जब उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा करना था, उससे एक रोज़ पहले चिट्टी सिंहपुरा में एक मैसेकर हुआ था, सिखों को मारा गया था, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया था। और उस वक्त की जो अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने बाद में ये इंकशाफ किया था कि उसमें तो भारत ख़ुद मुलव्वस था और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया था। मकसद ये था कि जो बिल क्लिंटन आ रहे हैं अमरीका के सदर भारत के दौरे पर, उनको पाकिस्तान के हवाले से भड़काया जा सके। फिर टेरर बोट का ड्रामा, उड़ी इंसिडेंट, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से पहले हो जाना, जितने भी बड़े इवेंट्स भारत में होते हुए नज़र आते हैं वो किसी न किसी बड़े विज़िट से कोइंसाइड कर रहे होते हैं, किसी बड़े इवेंट से कोइंसाइड कर रहे होते हैं। अब जिस वक्त अमेरिका में लैंड कर रहा, अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भारत में लैंड करना था उस रोज़ एक मरतबा फिर एक मामला जो है वो जगाया गया, लेकिन इस मरतबा रंगे हाथों पकड़ा भी गया भारत। और फिर उसके ऊपर किस किस्म की खिंचाई की पाकिस्तान ने, किस किस्म का बयान दिया, मैं आपके सामने रख दूंगा। अब ANI ने जो खबर जारी किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट टू विड्रॉ पाकिस्तान्स GSP+ स्टेटस ओवर अब्यूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज।
अब जो लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें याद होगा कि अप्रैल के महीने में 28 अप्रैल को जिस वक्त ये सारा मामला हुआ, 23 अप्रैल को यूरोपियन पार्लियामेंट का इजलास जिस वक्त चल रहा था, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से और ख़ास तौर पर एक जोड़ा है, पाकिस्तानी जोड़ा फैसलाबाद का, शगुफ्ता कौसर और शफकत इमानुअल, उनका केस सामने रखते हुए कोर्ट करते हैं। और उसमें बैक एंड पे आप अपने जहन में रखिएगा कि फ़्रांस और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा हैं, उनको तशवीश थी पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक की एक्टिविटीज़ पर, और जिस तरीके से फ़्रांस के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी बयानात आए थे जो तौहीन रिसालत के हवाले से, जो गुस्ताखाना खाके रिप्रोड्यूस किए जा रहे थे, प्रोड्यूस किए जा रहे थे फ़्रांस में और दीगर यूरोपियन ममालिक में। तो उस सारे बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 26-27 EU पार्लियामेंटेरियंस का एक वफ्द था, एक ग्रोह था, जिसने 23 अप्रैल को एक रेजोल्यूशन मूव की। फिर 28 अप्रैल को उस पर वोटिंग हुई और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वो पास भी हो गई थी। तकरीबन 694 वोट जो हैं वो इस करारदाद के हक़ में और 6 वोट जो है वो पाकिस्तान के यानी कि इस करारदाद के अगेंस्ट आए थे। और उसमें पाकिस्तान के सामने एक विश लिस्ट रखी गई थी पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज को ख़त्म करने के हवाले से, इस जोड़े शफकत इमानुअल और शगुफ्ता कौसर को भेजने के हवाले से। इसी तरह जो वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं अली मोहम्मद ख़ान, उनके हवाले से बहुत रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था। इस किस्म के मामलात सामने रखे गए थे। लेकिन ये मामला जो है वो अप्रैल में जो है वो ये सारा कुछ हो चुका था, उसके ऊपर पाकिस्तान का बयान भी आ चुका था। और उसके बाद फॉलो अप में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी साइड को लीड कर चुके, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की एंगेजमेंट यूरोपियन जो कमीशन है उसके साथ हो चुकी थी। GSP प्लस स्टेटस के हवाले से पाकिस्तान का बायनल एनुअल जो साल में 2 मरतबा रिव्यू होता है GSP प्लस स्टेटस के हवाले से, वो भी हो चुका। और अब जब ऐसा कोई माहौल नहीं है तो भारत का इदारा जो है वो ये क्लेम कर रहा है एन उस वक्त जब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा वो पहुंचेंगे और ये ख़बर रिप्रोड्यूस हो के पाकिस्तान के हवाले से। अब अमेरिका वो मुल्क जो ऑलरेडी पाकिस्तान की बड़े मामलात के ऊपर आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है और अपने यूरोपियन जो उनके इत्तहादी हैं उनको भी चाइना और उसके इत्तहादियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इक़दाम के ऊपर उकसा रहा है। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के मौके पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज़ के हवाले से बात की जा रही है। ब्लास्फेमी लॉज़ जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के तकरीबन 84 ममालिक 84 ममालिक हैं जहाँ पर ब्लास्फेमी लॉज़ मौजूद हैं, लेकिन नज़र सिर्फ पाकिस्तान आता है क्योंकि पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करनी है। अब ये जो खबर छापी गई ब्रसल्स की, इसमें डेडलाइन रखी गई ANI की तरफ से, और एक कोई साहब हैं जिनका नाम फिलिप जॉन है और वो राइटिंग उनकी है जिसमें EU पॉलिटिकल रिपोर्ट उसके लिए, और फिर 1-2 गुमनाम किस्म की वेबसाइट्स जो हैं और इदारे उनको कोट करते हुए ये दावा किया गया है कि अमिड अब्यूज ऑफ the blasphemy laws and cases widely reported across Pakistan, the European Parliament has moved to withdraw Islamabad's GSP plus status। और ये दावा बड़े धड़ल्ले के साथ कर दिया गया और फिर उसके बाद 2-3 सफ़हात की तफसील जिसमें माजी में पाकिस्तान की 70-74 साला तारीख़ में आज तक होने वाले तमाम वाक़यात गिनवा के ये साबित करने की कोशिश की गई कि देखें ये देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। अब ये सब कुछ किया गया क्विकली बिफोर मूविंग टू के पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया। मैं आपको ये बता दूं कि GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है। इसके लिए एग्जैक्टली जो स्टार्ट में मेहनत की थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की थी। 2014 जनवरी के महीने से पाकिस्तान के पास GSP प्लस स्टेटस मौजूद है और इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं, मुख्तलिफ मसनूआत हैं, उनको बड़ी आसानी के साथ जो यूरोपीय मंडियाँ हैं उन तक रसाई हासिल है। तकरीबन जो 2/3 प्रोडक्ट्स हैं, 2/3 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, अजनास हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगता, जिनके ऊपर ज़ीरो टैरिफ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत खरबों जो रुपए हैं जो है उनका फ़ायदा होता है। पाकिस्तान की अगर कुल तिजारत का कह दिया जाए तो 12 से 20% के दरमियान फ्लक्चुएट करता है। साल 2020 में जो पाकिस्तान में कुल ट्रेडिंग हुई है उसका 14.3% बहुत ज़्यादा बनता है। वो यूरोपीय मंडियों तक जिसके साथ जो तजारत की गई है उस पर मबनी है। और इसी तरीके से जो कुल एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदाद हैं पाकिस्तान के, उनका तकरीबन 28% साल 2020 का वो यूरोपीय मंडियों तक गया है। पाकिस्तान का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये
कितनी बड़ी साजिश पाकिस्तान को बाकायदा धकेलने की इस मामले में की जा रही है कि पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, वो वापस ले लिया जाए। अब उसमें जाहिर है कि तकरीबन 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल माहदे हैं जिन पर पाकिस्तान को अमल दरामद करना है, जिनमें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, माइनॉरिटीज़ के राइट्स से रिलेटेड, बच्चों के, ख़वातीन के हकूक़ से रिलेटेड मुख्तलिफ जो है वो मामलात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान जिनका हिस्सा भी है, उन पर अमल दरामद। अब जो इसमें एक और इंतहाई अहम मामला है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत सारे लोगों को याद होगा कि एक मॉरिटोरियम था पाकिस्तान का। मॉरिटोरियम जो है वो एक अनरिटन माहदा होता है, किसी भी हुकूमत के साथ या हुकूमतों के दरमियान एक ऐसा माहदा जिसको लिखा ना जाए लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर मौजूद हो। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में किसी भी सजाए मौत के मुजरिम को फांसी पर नहीं लटकाया, फांसी नहीं दी गई उनके दौरे हुकूमत में। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, सदर आसिफ अली जरदारी थे, वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ थे। उनके दौर में किसी शख्स को फांसी नहीं दी गई। और आपको याद होगा कि 2014 में जब दिसंबर के महीने में सानहा APS हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उस वक्त ये तय किया गया था कि जी जो सज़ाए मौत के मुजरिम हैं, जो दहशतगर्दी जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, उनको फांसी दी जाए। तो 2014 ऑनवर्ड पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो एक यूरोपियन यूनियन का मेन कंसर्न कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान उस मॉरिटोरियम को ख़त्म कर चुका है और सज़ाए मौत पर अमल दरामद हो रहा है। उसके बावजूद अगर GSP प्लस स्टेटस बरकरार था तो इस वक्त ये सब कुछ करना, और वो भी उन ममालिक को सामने रखते हुए कि जहाँ पर पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, जिस तरह श्रीलंका है, दीगर ममालिक हैं, लेकिन उनका GSP प्लस स्टेटस बरकरार है और पाकिस्तान के हवाले से ये मूव की जा रही है, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब क्विकली देख लेते हैं पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग ये जो खबर छपी है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि द न्यूज़ आइटम बाय एन इंडियन न्यूज़ एजेंसी इज़ फैब्रिकेटेड एंड अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज़ मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, के ये घनौना प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है और ये उसका तसलसल है। ये जो खबरें जिस किस्म की अब ANI के ज़रिए रिप्रोड्यूस करवाई जा रही हैं इंडियन मीडिया में। फिर उन्होंने कहा कि इंडियाज़ मलेशियस स्मेयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान इज़ वेल नोन एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द EU Disinfolab have established India's credentials as purveyor of anti-Pakistan propaganda globally, कि ये साबित हो चुका है EU Disinfolab की रिपोर्ट के बाद और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट्स के बाद के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर भारत इस किस्म का प्रोपेगेंडा करता रहता है। इवन आफ्टर इंडियाज़ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बीइंग अनअर्थड ग्लोबली, इंडियन स्टेट एंड ऑब्लाइजिंग इंडियन मीडिया रिमेन बिजी इन कंकॉक्टिंग, यानी कि घड़ी जाती हैं बेसलेस, बेबुनियाद इस किस्म की ख़बरें, और उसका मकसद एक होता है कि पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने कि जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं पाकिस्तान उनके ऊपर फुली इम्प्लीमेंट कर रहा है और पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ जो 3 बाई एनुअल रिव्यूज़ हैं GSP प्लस स्टेटस के हवाले से उनको कंप्लीट कर लिया है और चौथा जो बाई एनुअल रिव्यू है पाकिस्तान का वो भी अंडरवे है। और उसके बाद वो इंटरेस्टिंग बात की पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कि इस वक्त करंटली द यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ ऑन समर रिसेस till autumn and there has been no discussion on Pakistan since April 2021, के अप्रैल के महीने में 28 तारीख को जब ये बात हो चुकी थी उसके बाद से यूरोपियन पार्लियामेंट इन सेशन ही नहीं है, उसका सेशन इजलास ही नहीं चल रहा। और यहाँ पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का जिस तरीके से आज या कल में ख़त्म कर दिया GSP प्लस स्टेटस, और ऑटम यानी कि ख़िज़ां के वक्त तक, ये जो समर ब्रेक है उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जाके यूरोपियन पार्लियामेंट का आगे इजलास होगा तो शायद पाकिस्तान का मामला सामने रखा जाए। फिल वक्त तो ऐसी कोई इतला नहीं है, उसके बावजूद भारतीय मीडिया इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है। तो ये इतलात थी, साथ ही बहुत इंतहाई अहम मामला चल रहे हैं रीजन में। आपको मालूम है कि एंटनी ब्लिंकन मौजूद हैं, 3 मीटिंग्स करने जा रहे हैं वो भारत में। आज 28 जुलाई को उनकी मीटिंग जो है वो भारत के वज़ीर आज़म के साथ होगी, नरेंद्र मोदी के साथ, अपने जो काउंटर पार्ट हम मनसब हैं सुब्रमण्यम जयशंकर उनके साथ होगी। लेकिन साथ ही इंटरेस्टिंगली उनकी मीटिंग भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ भी होगी। एजेंडा में अफ़गानिस्तान का मामला, पाकिस्तान का मामला, चीन का मामला और कोविड-19 ये मामलात हैं। किस किस्म की डिटेल्स आती हैं वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।